स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बक्कल गुहा या बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि मुख के अंदर मुख्य रूप से भौतिक या फिजिकल डाइजेशन या फिजिकल पाचन भोजन का होता है, जिसमें दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख के अंदर जिह्वा पाई जाती है, जो कि भोजन को श्लेष्मा या म्यूकस के साथ मिलाती है, जिससे कि उसका निगलना या गटकना जो है वो आसान हो सके। आप चित्र में देख रहे हैं कि मुख गुहा में मुख्य रूप से दांत, जिह्वा और लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि भोजन को मुख गुही पाचन के अंदर सहायता करती है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो कि भोजन में लार को मिलाती हैं और साथ ही साथ भोजन का मुख्य पाचन, जिसमें कि मुख्य रूप से शर्कराओं का पाचन जो है प्रारंभ हो जाता है। चूँकि लार के अंदर टाइलिन नाम का एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जो कि शर्कराओं का पाचन करने में समर्थ होता है। हालांकि ये बहुत ही कमज़ोर एंजाइम होता है, किंतु मुख के अंदर पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट करने में या परिवर्तित करने में सक्षम होता है। लार ग्रंथियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं और इन सभी ग्रंथियों का स्त्रावन जो है मुख गुहा के अंदर होता है। इसके अतिरिक्त जिह्वा के ऊपर टेस्ट बड्स या स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो कि भोजन के स्वाद को महसूस कराने की क्षमता रखती हैं। जहाँ तक हम दांतों की बात करें तो दांत 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें इंसाइजर्स 2 जोड़ी होते हैं, और चूँकि ऊपरी और निचले जबड़े में स्थापित होते हैं दांत, अतः इन्हें हम डेंटल फॉर्मूला के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। अर्थात ऊपरी जबड़े में पाए जाने वाले दांत और निचले जबड़े में पाए जाने वाले दांतों के विन्यास को डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ऊपरी जबड़े के अंदर 2 जोड़ी इंसाइजर्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कैनाइन पाए जाते हैं। कैनाइन जो है ये मांसाहारियों की विशेषता होती है, अर्थात भोजन को चीरने फाड़ने में ये काम आते हैं। जैसा कि आपने खरहे या रैबिट में पढ़ा होगा कि चूँकि वो पूर्णतः शाकाहारी जंतु है, तो उसमें कैनाइन अनुपस्थित होते हैं। उसकी जगह डायस्टेमा नाम का एक रिक्त स्थान पाया जाता है। उसके पश्चात दोनों ही जबड़ों में दोनों तरफ 2-2 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं व अंत में 3 जोड़ी मोलर्स पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को विजडम टूथ या अक्ल दाढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक विशिष्ट उम्र के पश्चात ही जौ या जबड़े से बाहर आते हैं। जौ बोन्स या हड्डी का बना होता है और मानव के अंदर दांत जो है वो थिकोडोन टाइप का होता है, अर्थात वह एक गुहा या एक कैविटी के अंदर उपस्थित रहता है, जिसके अंदर की उसकी रूट जो है वह कैविटी के अंदर पाई जाती है, जबकि क्राउन बाहर की ओर पाया जाता है। और ये एनिमल और डेंटिन 2 नाम के प्रोटीन से निर्मित होता है। एनिमल जो है वो बहुत हार्ड या सख्त संरचना होती है, जिससे कि दांत का अब आते हैं हम मुख गुहा में भोजन जब
लार एवं श्लेष्मा के साथ मिलकर एक लुगदी या सेमी सॉलिड अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तब जुहा की सहायता से उसे ग्रास नाल या इसोफेगस के अंदर पहुंचाया जाता है और उस समय भोजन को बोलस कहा जाता है। यह जीभ द्वारा ग्रसिका या इसोफेगस में धकेला जाता है। ग्रास नाल एक पेशीय संरचना होती है और इसमें सर्कुलर या वर्तुलाकार एवं अनुदैर्घ्य मांसपेशियां काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। इसके कारण यह क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करने में सक्षम होता है। ग्रास नाल या इसोफेगस में श्लेष्मा का स्रावण होता है। ग्रास नाल में किसी भी प्रकार के किसी एंजाइम का स्रावण नहीं होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता है। भोजन आमाशय में पहुँचता है। आमाशय के अंदर भोजन के पाचन की क्रिया को सर्वप्रथम स्प्लेंजेनी ने 1783 के अंदर अध्ययन किया था और इसे जठर पाचन या गैस्ट्रिक डाइजेशन नाम दिया था। आमाशय की जो मस्कुलर लेयर श्लेष्मा लेयर होती है, उसमें लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये अपनी स्थिति या अपने स्थान के आधार पर इन्हें 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। कार्डियक ग्रंथियाँ जो कि स्टमक या आमाशय के कार्डियक पोर्शन में पाई जाती हैं। दूसरी होती हैं फंडिक ग्रंथियाँ जो कि आमाशय की मुख्य बॉडी या फंडस में पाई जाती हैं। और तीसरी होती हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स जो कि पाइलोरस या पाइलोरिक रीजन के अंदर पाई जाती हैं। ये तीनों ही प्रकार की ग्रंथियाँ जो हैं ये विभिन्न रसों का स्रावण करती हैं जो कि आमाशयी पाचन को सक्षम बनाता है या फैसिलिटेट करता है। निम्नलिखित सारणी से हम आमाशय के अंदर होने वाले पाचन की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं व ग्रंथियों की स्थिति व ग्रंथियों के प्रकार को भी समझ सकते हैं। जिसमें सर्वप्रथम आती है कार्डियक ग्रंथि। ये कार्डियक ग्रंथि आमाशय के अग्रिम भाग में पाई जाती हैं। ये एकल या नलिकाकार हो सकती हैं। कार्डियक ग्रंथियों का कार्य जो है मुख्य रूप से श्लेष्मा का स्रावण करना है जो कि भोजन की गति को फैसिलिटेट करता है, उसको सक्षम बनाता है। दूसरी ग्रंथि है फंडिक ग्रंथियाँ। ये आमाशय के मुख्य भाग या फंडस में पाई जाती हैं। इसमें स्तंभाकार कोशिकाओं द्वारा रेखित होती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, चीफ सेल्स या मुख्य कोशिकाएं और पैराइटल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। मुख्य कोशिकाओं या जाइमोजिन कोशिकाओं का कार्य जो है जठर रस के एंजाइम्स जैसे पेप्सिन, रेनिन एवं गैस्ट्रिक लैपिस का स्रावण करना होता है जो क्रमशः प्रोटीन वसा के पाचन में सहायक होती हैं। पैराइटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का स्रावण करती हैं जो कि आमाशयी रसों के कार्य हेतु आवश्यक अम्लीय माध्यम बनाता है। और तीसरी प्रकार की ग्रंथियां जो आमाशय में पाई जाती हैं उन्हें पाइलोरिक ग्रंथियां कहा जाता है। ये ग्रंथियां पेप्सिन या श्लेष्मा का स्रावण करती हैं और चूँकि पेप्सिन का स्रावण करती है तो प्रोटीन के पाचन एवं भोजन के सहज गमन में सहायक होते हैं। आमाशय के अंदर विभिन्न एंजाइम्स या पाचक रस जो हैं उनकी क्रिया को हम निम्नलिखित सारणी के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। सर्वप्रथम पेप्सिन हम लेंगे। मुख्य फंडस की मुख्य कोशिकाओं द्वारा स्रावित यह पेप्सिन 1 सेकंड A, सेकंड B एवं 3rd प्रकार का होता है। पेप्सिन फर्स्ट जो है ये पूर्ण श्लेष्मा द्वारा स्रावित किया जाता है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय जो है कार्डियक एवं फंडस द्वारा स्रावित किया जाता है। इस
एंजाइम की क्रिया के हेतु अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, जो कि HCl के द्वारा प्रदान किया जाता है। pH लगभग 1.6 से 2.4 के मध्य आवश्यक होती है। यह एंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में उपस्थित एवं HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में परिवर्तित करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करता है। यह सिर्फ कॉर्डेट्स के अंदर या कशेरुकी जंतु में पाया जाता है। इसके पश्चात प्रोटीएजेस जो है, यह पेप्सिन की उपस्थिति के अंदर ही पेप्टोन्स में परिवर्तित होते हैं, जिनका पाचन जो है आगे छोटी आंत के अंदर अमीनो अम्लों के अंदर किया जाता है। दूसरा एंजाइम है रेनिन। ये मुख्य कोशिकाओं में चीफ सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह मुख्य रूप से दूध को पचाने वाला एंजाइम भी कहलाता है, जो कि दूध में उपस्थित प्रोरेनिन को HCl की उपस्थिति में रेनिन के अंदर परिवर्तित कर देता है। रेनिन कैसीन के साथ मिलकर एवं कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में पैराकैसिनेट का निर्माण करता है, जिसे हम दही भी कह सकते हैं। चूँकि दूध जो है वह तरल अवस्था में होता है, आमाशय के अंदर उसका ठहराव जो है कम होगा यदि वह तरल अवस्था के अंदर ही वहाँ से गमन करे, किंतु कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है ये अर्ध ठोस अवस्था के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अतः इसका ठहराव आमाशय में अधिक हो जाता है और चूँकि ये अघुलनशील बन जाता है, अतः आमाशय में अधिक समय तक रुक सकता है। इसके अतिरिक्त तीसरा एंजाइम है जठरीय लाइपेज। फंडस की मुख्य कोशिकाओं के द्वारा इसका स्रावण किया जाता है। यह अम्लीय माध्यम में काम करता है, किंतु जठरीय लाइपेज जो है बहुत ही कमज़ोर एंजाइम होता है। हम फैटी एसिड्स का वसाओं का पाचन जो है वह बहुत कम होता है, किंतु यह विशेष रूप से ट्राइक्यूट्रेस नाम का एंजाइम होता है, जो कि दूध की वसा को ही फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा आमाशय की संपूर्ण श्लेष्मा या म्यूकस ग्रंथियां जो होती है वह म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावण करती हैं, और ये HCl जो कि एक अम्ल है उसकी क्रिया से आमाशय की सतह को बचाते हैं, साथ ही साथ भोजन के गमन को भी सहज बनाता है। अंत में हम आते हैं एंट्रिंसिक या कैस्टल फैक्टर के ऊपर। यह कारक भोजन में उपस्थित विटामिन B12 की उपस्थिति में अस्थि मज्जा के अंदर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं, और साथ ही साथ लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि या परिपक्वन में भी सहायता करता है। आमाशय में पाचक रसों के कार्य करने हेतु अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह आमाशय के पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा प्रदान किया जाता है। HCl के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं। प्रथम, ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं के ऊपर कार्य कर उन्हें नष्ट करता है, जिससे यह भोजन को सड़ने से बचाता है। यह अक्रियाशील पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन को क्रमशः पेप्सिन एवं रेनिन में परिवर्तित करता है। पाइलोरी ग्रंथ के खुलने एवं बंद होने का नियमन भी HCl के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये छोटी आंत की श्लेष्मा ग्रंथियों को उत्प्रेरित करता है, जिससे कि ये सिक्रेटिन या गैस्ट्रिन का स्रावण करें, जिससे छोटी आंत में पाचन की क्रिया प्रारंभ हो सके। आपको अब तक का डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो क्रिया है आपको समझ आई होगी। अब हम कल छोटी आंत के अंदर पाचन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे।